तो जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम को तुम लिख सकते हो y इज इक्वल टू y या x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। कल हम यहाँ पे हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था इनफैक्ट इसके बारे में, मैंने सबके मीनिंग भी बता दिए थे। ए क्या होता है? एम्पलीट्यूड, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा इसकी वैल्यू 2 पाई बाय टी भी होती है, जहाँ पे टी स्टैंड फॉर टाइम पीरियड, या इज इक्वल टू 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और यहाँ सुन ले, मैं कल का रिपीट कर रहा हूँ ताकि इससे आगे चल सके यार, तुम बातें करने में लगेगा। फाई इनिशियल फेज, और दिस टी कैन बी एनी इंस्टेंट, ये यहाँ पे हर चीज का मीनिंग होता है, ठीक है ना। और इन जनरल ओमेगा टी प्लस फाई, इस सारी चीज को बोलते हैं फेज, ठीक है। और कल हमने फेज डिफरेंस इस पे लाके अपना डिस्कशन छोड़ा था, ठीक है। अब यहां से हम आगे चलने वाले हैं। अगर क्वेश्चन है, मान लो कैन यू आइडेंटिफाई ऑल द टर्म्स? एम्पलीट्यूड कितना है इसका? 20, तो 20, और यूनिट्स जनरली यहाँ पे लिखी जाती है मीटर या सेंटीमीटर, नहीं गिवन तो यूनिट लिख दो, या ऐसा यूनिट लिख दो उस केस में, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड तो हो गया 20। ओमेगा कितना है? ओमेगा इज 4 पाई, स्मॉल टी के साथ जो होता है वो फिर ओमेगा होता है। तो यू हैव टू कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड इसकी इक्वेशन होती है। तो ओमेगा इज 4 पाई, तो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा इज 2 पाई बाय टी, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो कितना हो गया भाई? ओमेगा इज 4 पाई है ना, तो टाइम पीरियड इज 1/2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड तो टाइम है, सेकेंड्स में आ जाएगा। इनिशियल फेज इज पाई बाय 6 है ना, फाई या कई बार फाई नॉट भी लिख देते हैं इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हो गया पाई बाय 6। कोई दिक्कत? फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, क्वेश्चन ऐसी में ही। बिसाइड्स दिस कि हमें एम्पलीट्यूड बताना था, हमें टाइम पीरियड बताना था, हमें इनिशियल फेज बता दिया हमने, चलो अब वो कह रहा है फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। तो क्या करेंगे? हमें इक्वेशन दे रखी है इस तरह से, और वो कह रहा है फाइंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। बड़ा कैसे होता है ये इरेजर? इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल, तो क्या करेंगे इनिशियल पोजीशन के लिए? एनी आइडियाज? अगर मुझे इनिशियल पोजीशन फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे? यूज योर कॉमन सेंस। इनिशियल पोजीशन के लिए क्या करेंगे? हम कहेंगे इनिशियल पोजीशन के लिए टाइम को 0 पुट कर दो, 0 टाइम ही तो होता है इनिशियल पोजीशन। इनिशियली टाइम 0 पे कहाँ था कोई, वही तो इनिशियल होता है। बात समझाई कि नहीं आई? तो एक्सप्रेशन में स्मॉल टी को 0 पुट कर दो, तो अगर तुम स्मॉल टी को 0 पुट कर दोगे तो y इज इक्वल टू 20 साइन पाई बाय 6 आ जाएगा। पाई बाय 6 होता है साइन 30, साइन 30 मतलब हाफ, तो y की वैल्यू आ गई 10 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन के लिए टाइम को 0 पुट कर देते हैं। मेक सेंस? इनिशियल पोजीशन क्या होता है? 0 टाइम। हाँ जी, समझ में आ रही बात? वो ये भी पूछ सकता था फाइंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड्स, t इक्वल टू 3 सेकेंड्स। तो मैं क्या करूंगा? t को 3 पुट कर दो, जो वो कह रहा है वो कर दो ना, उसमें क्या दिक्कत है ना। तो t को 3 पुट कर दो, तो y इज इक्वल टू 20 साइन 4 पाई इंटू 3 हो गया 12 पाई प्लस पाई बाय 6। सॉल्व करना आता है किसी को? साइन में भाई देखो, किसी भी साइन में क्या, किसी भी केस में 2 पाई के बाद सर्कल रिपीट हो जाता है, पता है बात? जब तुम क्वाड्रेंट सिस्टम देखते हो तो 0 से पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाय 2, और 3 पाई बाय 2 के बाद 2 पाई। तो 2 पाई और 0 एक ही बात होती है। इसको तुम 0 कह लो, इस पॉइंट को 0 डिग्री, या इसको 2 पाई एंगल कह लो, और 2 पाई के बाद तो सर्कल रिपीट हो जाता है। तो हर 2 पाई के बाद जब सर्कल रिपीट हो जाता है तो 12 पाई का मतलब हो गया 6 इंटू 2 पाई। तो 2 पाई के मल्टीपल्स तो वैसे हट जाते हैं सारे, 2 पाई तो 0 को रिप्रेजेंट करता है,
2 पाई 0 को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 पाई के मल्टीपल 12 पाई 0 को इक्विवेलेंट हो गया, और ये 20 साइन पाई बाय 6 ही आ गया आंसर। यानी आंसर वही आ गया 10 मीटर। टाइम 3 सेकंड्स पे भी आंसर 10 मीटर ही रहेगा, क्योंकि 2 पाई के मल्टीपल्स तो रिपीट कर देते हैं सिस्टम को, तो 12 पाई भी तो 2 पाई का मल्टीपल है। एवरी 2 पाई स्टैंड्स फॉर 0, ऐसे समझ लो। 2 पाई घूम के वापस सर्कल को 0 कर देता है, तो हर 2 पाई के बाद अगर 0 हो जाता है तो 4 पाई पे भी 0 हो जाएगा, 6 पाई पे भी 0 हो जाएगा, ऐसे तो 8 पाई पे भी घूम के 0 हो जाएगा, तो 12 पाई पे भी 0 हो जाएगा, तो 12 पाई तो 0 के इक्विवेलेंट है, आंसर तो सिर्फ पाई बाय 6 रह गया। ठीक है ना। अगर ये ऑड मल्टीपल होता, मान लो 13 पाई होता, तो 13 पाई पे से 12 पाई तो 0 को रिप्रेजेंट करते, एक पाई बच जाता, फिर पाई प्लस पाई बाय 6 उसको सॉल्व करते। ठीक है ना। तो साइन में पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। फिर वो ऐसे होता इन केस अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती तो। बट आइडिया लग गया, सोच लो, सोच लो। डिस्प्लेसमेंट, velocity and acceleration of particle in SHM, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं और बड़े सिंपल होती हैं। जनरल इक्वेशन हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह। तो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। मैं अच्छा बाकी लोगों को जो कल नहीं थे उनको बता दूं, ये साइन की जगह कॉस भी हो सकता था। साइन और कॉस दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं एसएचएम को, तो ये कोई ऐसे भी लिख सकता था, कोई दिक्कत नहीं है मैं इस बात में। साइन से कर लो चाहे कॉस से कर लो, स्टार्टिंग तुम्हें जहाँ से करनी है वहाँ से कर लो। अरे बात समझ में, ठीक है जी। तो और ये y होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो इसको y कह लो x कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्प्लेसमेंट के लिए सिंबल ही तो दे रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली हम बाकी सब चीज़ों में x यूज़ करते हैं, तो मैं x कर रहा हूँ वापस अब इस बार। तो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसमें मुझे कुछ भी नहीं करना, ये तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीन चीज़ें फाइंड करनी है। जहाँ डिस्प्लेसमेंट को तो हम डायरेक्ट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट के लिए है ये। डिस्प्लेसमेंट में सॉल्व कुछ नहीं करना है हमने, डायरेक्ट बता देंगे दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें x डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट करता है ना, x या y जो भी यूज करोगे, ठीक है जी। अगर तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करनी है तो क्या करोगे, वेरी गुड। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो तो वेलोसिटी होती है। कौन करेगा डिफरेंशिएट, मैं ही करूंगा या कोई और करेगा तुम में से, हैं जी। कांस्टेंट साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है। थीटा एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ थीटा, क्योंकि चेन रूल लगेगा। ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव ओमेगा, टी वेरिएबल है तो 2t का डेरिवेटिव क्या होता है 2, तो ऐसे ही ओमेगा टी का डेरिवेटिव हो गया ओमेगा, और फाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ये चेन रूल था। साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा है ना, और थीटा का अपना डेरिवेटिव मल्टीप्लाई, चेन रूल, ठीक है ना। नहीं समझ में आया चेन रूल कैसे लगा। जैसे अगर कोई तुमसे पूछे साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, तो साइन 5x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो आंसर होगा जैसे साइन x का cos x होता है ऐसे साइन 5x का cos 5x हो जाएगा, लेकिन x की जगह अगर कुछ और आ गया तो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं। ये था चेन रूल, तो इसलिए 5x का डेरिवेटिव 5 मल्टीप्लाई होगा। ये सेम बात, हाँ सेम बात वहाँ पे अप्लाई हुई है, अगर किसी को कोई डाउट है तो, ठीक है। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और ओमेगा टी प्लस फाई का अपना डेरिवेटिव ओमेगा। तो ये अगर मैं इसको एडजस्ट करके लिख दूं तो ए ओमेगा, कोई दिक्कत किसी को। ये तुम्हारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। अभी इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा सॉल्व किया जा सकता है।
सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम इसको? ए ओमेगा, सबको पता है कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है का अंडर रूट। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? याद है ना सबको आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वहीं से तो आता है। तो कॉस थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन 1 है, जो हमारी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन था, क्या इस डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन से साइन ओमेगा टी प्लस फाई की वैल्यू को एक्स अपॉन ए कहा जा सकता है? साइन ओमेगा टी प्लस फाई इज एक्स अपॉन ए, कह सकते हैं। तो साइन ओमेगा टी प्लस फाई को एक्स अपॉन ए पुट कर दें यहाँ पर, और जब स्क्वायर रूट हो जाता है प्लस माइनस भी लगा देते हैं। तो प्लस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। साइन ओमेगा टी प्लस फाई तो एक्स बाई ए था, ये उसका स्क्वायर है। आ रहा समझ में? बता दे, ठीक है ना। इसको हम ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर रूट से बाहर निकल के ए हो जाएगा और ए से ए कट जाएगा। मुझे बता दो एक ही स्टेप में कर दूं या स्टेप शो करूं? तो इट इज इक्वल टू वेलोसिटी इज प्लस माइनस ए ओमेगा, मैं शो ही कर देता हूं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जिसको मैंने रूट से बाहर निकाल दिया क्योंकि पूरा स्क्वायर रूट में था, तो ए हो जाएगा और ए से ए कट जाएगा। तो फाइनली वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमारे ज़िंदगी में कुछ काम भी आ सकता है। तो वेलोसिटी के लिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन आ गए हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में, कॉस की फॉर्म में, और दूसरा अगर सॉल्व किया जाए तो वेलोसिटी का ये जो न्यूमेरिकल्स में यूज भी हो सकता है। एट मीन, मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है 0। मीन एक्स जो होता है, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। तो अगर पार्टिकल खुद मीन पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट 0 है उसकी। तो मीन पोजीशन पे तुम एक्स को 0 पुट कर सकते हो। तो अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूंगा तो वेलोसिटी इज प्लस माइनस ए ओमेगा, ये होती है वेलोसिटी एट मीन पोजीशन विच इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। यानी पार्टिकल मीन पोजीशन को क्रॉस करता है विद मैक्सिमम वेलोसिटी। यू कैन इमेजिन अ पेंडुलम, पेंडुलम को जब हम एक्सट्रीम पे ले जाके छोड़ते हैं तो जब वो मीन को क्रॉस करता है वो मैक्सिमम वेलोसिटी से क्रॉस करता हुआ जाता है। मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी, एक्सट्रीम पे जाके रुकता है एक मोमेंट के लिए, फिर वो वापस आता है, फिर मीन को मैक्सिमम वेलोसिटी से क्रॉस करता हुआ निकलता है। तो मीन के ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू ये होती है प्लस माइनस ए ओमेगा। यही काम अगर हम एट एक्सट्रीम करें तो एक्सट्रीम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड के इक्वल होगी। डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के इक्वल हो गया ना एक्सट्रीम पे। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो एक्सट्रीम पे वही होती है। तो एक्स को अगर मैंने ए पुट कर दिया तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भैया? 0। तो अभी जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, एक्सट्रीम पे जाके पार्टिकल एक मोमेंट के लिए रुकेगा, फिर वो वापस आना शुरू होगा। मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, ओवरशूट करेगा, एक्सट्रीम पे रुकेगा, फिर वापस आएगा। तो यानी एक्सट्रीम पे तो वेलोसिटी 0 होती है, मीन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू प्लस माइनस ए ओमेगा होती है। ये सब बातें याद रखने की हैं। जनरल एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना। मैक्सिमम को भी अगर याद रख लो तो अच्छी बात है, वरना इसी में एक्स को 0 पुट करके आती है मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। चलिए आगे। तो ये बातें किसकी की गई हैं? वेलोसिटी के लिए की गई बातें हैं। क्या ये सेम काम हम एक्सेलरेशन के लिए भी कर सकते हैं? एक्सेलरेशन के लिए क्या करेंगे? तो एक्सेलरेशन इज, अब मैं कैपिटल ए इसलिए ले रहा हूं क्योंकि स्मॉल ए हमने ऑलरेडी ले रखा है एम्पलीट्यूड के लिए। हाँ, तो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, एक्चुअली एक्सेलरेशन होती है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो डिफरेंशिएट हमेशा इस वाली इक्वेशन को करो जो तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है। वेलोसिटी की ट्रिग्नोमेट्रिक तो ये थी ना, वो तो आगे हमने सॉल्व कर दिया, वो एक अलग बात है, और डिफरेंशिएट करने के लिए ये आसान है, ठीक है भे। तो ए ओमेगा कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और इंटू ओमेगा टी प्लस फाई का डेरिवेटिव ओमेगा, वो तो एज इट इज आएगा ही आएगा, वो तो रूल है डेरिवेशन का, ठीक है। और ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए
साइन ओमेगा टी प्लस फाई। देख लो यहाँ तक भाई, किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई पूरा हमारा एक्स के इक्वल है। तो फाइनली एक्सेलरेशन के लिए सॉल्व तुम्हारा ये हो गया एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी के लिए वो था, एक्सेलरेशन के लिए ये था। अब इसको भी अगर हम एट मीन और एट एक्सट्रीम डिस्कस करें तो वी विल गेट सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। मीन के ऊपर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, तो अगर मैं x को जीरो पुट कर दूं तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई मीन पे? जीरो। x को जीरो पुट करोगे तो जीरो ही हो गया। जबकि एट एक्सट्रीम जहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर होती है मैक्सिमम, ठीक है ना, एक्सेलरेशन हो गई माइनस ओमेगा स्क्वायर ए विच इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन। अब यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर तुम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को आपस में कंपेयर करके देखो तो जिस जगह वेलोसिटी मैक्सिमम थी वहां पे है एक्सेलरेशन जीरो, जिस जगह वेलोसिटी जीरो थी वहां पे एक्सेलरेशन आ रही है मैक्सिमम। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में फेज डिफरेंस क्या हुआ, याद है कल की कोई बात? 90। ये 90 का फेज डिफरेंस होता है जब एक चीज एक्सट्रीम पे होती है दूसरी चीज मीन पे होती है। एक मैक्सिमम दूसरा जीरो, मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम जीरो 90 का फेज डिफरेंस होता है। एक्सट्रीम में होता है एक पॉजिटिव एक्सट्रीम पे एक नेगेटिव एक्सट्रीम, वो होता है 180 डिग्री का, जब एक पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम हो दूसरा नेगेटिव साइड का मैक्सिमम हो, ठीक है। तो अगर तुम देखो तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में 90 का फेज डिफरेंस है, क्योंकि जहां पे एक का मैक्सिमम होता है दूसरे का वहां पे जीरो आता है ना। बात समझ आ गई? क्या तुम यहाँ पे देख के मुझे बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में क्या फेज डिफरेंस होगा? मीन डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेलोसिटी, मीन पोजीशन जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है वहां वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ पे भी 90 का फेज डिफरेंस है। अरे एक जीरो दूसरा मैक्सिमम, ये चीज 90 का फेज डिफरेंस होती है। अभी ड्रॉ करके दिखा दूंगा, कल की बात थी, कल बताया था मैंने, जब एक बंदा जीरो हो और दूसरा उस टाइम मैक्सिमम हो उसे 90 का फेज डिफरेंस कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में भी 90 का फेज डिफरेंस है, ठीक है ना। जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहाँ वेलोसिटी जीरो है, तो एक का मैक्सिमम दूसरे का जीरो। वही बात इन दोनों में भी है, वेलोसिटी और इसमें भी, जहाँ इसका मैक्सिमम है वहाँ इसका जीरो है ना, और जहाँ इसका जीरो है वहाँ उसका मैक्सिमम है। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में 90 का फेज डिफरेंस है, 90 से वेलोसिटी से एक्सेलरेशन में भी 90 का फेज डिफरेंस है, और 90 प्लस 90 कितना होता है? 180। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में कितना फेज डिफरेंस है? 180 डिग्री का, क्योंकि जहाँ पे उसकी वैल्यू पॉजिटिव में मैक्सिमम होती है इसकी वैल्यू नेगेटिव में मैक्सिमम होती है। एक्सट्रीम पे वहाँ पे पॉजिटिव में वैल्यू मैक्सिमम होती है प्लस ए, इसकी नेगेटिव में वैल्यू मैक्सिमम होती है उस टाइम, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव एक्सट्रीम्स, वो फिर 180 का फेज डिफरेंस होता है। तो ये फेज डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट है तो। अभी हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात हो जाती है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो पहले मैं इनके तीनों के एक्सप्रेशन लिख देता हूं जो हमारे आए थे। हमारा पोजीशन का एक्सप्रेशन था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, था या नहीं था? इसके लिए ग्राफ के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक भी लिख सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी का क्या एक्सप्रेशन था भैया? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, अगर मैं सॉल्व नहीं करता तो ये था, है ना। और एक्सेलरेशन का कितना था? माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये तीन थे एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो अगर पोजीशन एक साइन का फंक्शन है, पोजीशन इज अ फंक्शन ऑफ साइन, बट वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ कॉस, और कॉस और साइन में 90 का ही तो फेज डिफरेंस होता है। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसा बनेगा? कॉस का, जिस टाइम पोजीशन जीरो वेलोसिटी मैक्सिमम, जिस टाइम पोजीशन मैक्सिमम वेलोसिटी जीरो। ये जीरो पे आएगी तो वो अपने मैक्सिमम पे चला जाएगा, ये मैक्सिमम पे आएगा तो वो जीरो पे चला जाएगा। कॉस का फेज मतलब कॉस का ग्राफ, ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है। इनमें फेज डिफरेंस कितना है? 90 का, एक मैक्सिमम दूसरा जीरो उस टाइम। तो ये है पोजीशन का ग्राफ, ये है वेलोसिटी का ग्राफ।
पोजीशन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस माइनस ए है, प्लस ए माइनस ए। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ए ओमेगा है, ये माइनस ए ओमेगा अगर मार्क करना है तो। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे आएगी? एक्सेलरेशन इज वंस अगेन अ ग्राफ ऑफ साइन थीटा। एक्सेलरेशन फिर साइन का ग्राफ हो गया, लेकिन विद अ नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब है तो नेगेटिव में चली जाएगी वैल्यू, उसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में 180 का फेज डिफरेंस, वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में 90 का फेज डिफरेंस फर्दर। माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है। माइनस ओमेगा स्क्वायर ए से प्लस ओमेगा स्क्वायर है। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई 90 डिग्री, जबकि इसमें और इसमें फेज डिफरेंस है डेल्टा फाई 180 डिग्री। एक अपने पॉजिटिव एक्सट्रीम पे होता है तो दूसरा उस टाइम नेगेटिव एक्सट्रीम पे होता है। 180 का फेज डिफरेंस, नेगेटिव साइन आ गया ना उसमें। फोर्स लॉ इन एसएचएम। अभी अभी हमने डिराइव किया था एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होती है, अभी अभी पिछला टॉपिक यही था हमारा। तो एक्सेलरेशन ए इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। सीधे बैठो एक तो सारे बात एक, ये पता नहीं कौन सी उसमें है। एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। फोर्स जो होती है मास इंटू एक्सेलरेशन होती है। फोर्स तो मास इंटू एक्सेलरेशन होती है, किसने बताया था? हाँ वेरी गुड, तो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये तो था, ठीक है ना। तो फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो जाना चाहिए। अब ये फोर्स की बात किस चीज में की जा रही है? हम कहेंगे ये तो हम एसएचएम की बात कर रहे हैं, टॉपिक तो एसएचएम चल रहा है, ये सारी बातें सिंपल हार्मोनिक मोशन या ऑसिलेशंस की तो बात हो रही है। तो जब ऑसिलेशंस में फोर्स की बात होती है तो मतलब हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं? क्या नाम होता है इस फोर्स का? रिस्टोरिंग फोर्स। इस फोर्स का नाम होता है रिस्टोरिंग फोर्स, विच ब्रिंग्स द बॉडी बैक टुवर्ड्स द मीन। तो ये बेसिकली ये रिस्टोरिंग फोर्स है ना। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स तो माइनस के एक्स भी होती थी। हमने एसएचएम की डेफिनेशन में बोला था रिस्टोरिंग फोर्स माइनस के एक्स होती है। हमने एसएचएम की डेफिनेशन में बात बोली थी कि रिस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स, बोली थी। तो इसका मतलब ये और ये तो एक ही बात हुई ना, ये भी तो रिस्टोरिंग फोर्स की बात कर रहा है। तो इफ यू कंपेयर द टू, ऑन कंपेयरिंग कैन वी से k इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, x से x कट गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई? एम ओमेगा स्क्वायर। तो क्या हम यहाँ से कह सकते हैं k इज सिंपली इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर, इनको कंपेयर करके? ऑन कंपेयरिंग लिखा हुआ है ये, इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ना। ये भी रिस्टोरिंग फोर्स के लिए हमने निकाला एक्सप्रेशन, और रिस्टोरिंग फोर्स को तो माइनस के एक्स कहते ही हैं। बोलो भैया, तो यहाँ से क्या हो गया? k की वैल्यू इज एम ओमेगा स्क्वायर। तो एक नई बात हमारे सामने आ गई। इसका मतलब ओमेगा इज रूट के बाय एम, प्लस माइनस चाहो तो लगा सकते हो, रूट लगा रहे हो तो ओमेगा इज प्लस माइनस रूट के बाय एम, यही नहीं आ गया? और टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2 पाई बाय ओमेगा, क्योंकि ओमेगा 2 पाई बाय टी होता है, तो टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा इस हिसाब से? 2 पाई रूट एम बाय के। अब वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है हमारा आगे चल के, कि एसएचएम में या सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन इज 2 पाई रूट एम बाय के। ठीक है जी। जहां पे एम क्या चीज है? मास। किस चीज का मास? तो मास ऑफ ऑसिलेटिंग बॉडी, जो भी बॉडी ऑसिलेट कर रही है, जो भी पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, उसका मास है एम। ठीक है ना। और के यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट होता है।
तो कुछ लोग चाहें तो इसको इस फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, 2 पाई रूट m बाई के। m इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, याद है, मास को हम बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, तो m को बोल सकते हैं इनर्शियल फैक्टर, m को बोल सकते हो इनर्शियल फैक्टर और k को बोल सकते हो स्प्रिंग फैक्टर। चाहो तो इस फॉर्म में भी याद रख सकते हो, इनर्शियल फैक्टर बाय स्प्रिंग फैक्टर। अब एसएचएम ना, जब हम एसएचएम या ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स की बात करते हैं, ठीक है, तो आप एक्चुअली जब ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं या प्रॉब्लम्स आती हैं उस तरह की, तो हमें करना क्या होता है, ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन ये हो गया भाई इक्वेशन में से पुट कर आके वैल्यू निकालना, वो सब चीज़ें हम कर भी चुके हैं क्वेश्चन जिस तरह के, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है। बहुत बार वो इस तरह का क्वेश्चन देगा कि कोई चीज़ ऑसिलेट कर रही है, ठीक है ना, शो करो कि दिस ऑसिलेशन इज एसएचएम। तो अगर क्वेश्चन ये होता है शो दैट इट इज एन एसएचएम, तो हमें क्या करना होता है, तो याद रखो जब भी शो दैट इट इज एसएचएम का क्वेश्चन होगा तो तुम प्रूव करोगे रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है तो ये एसएचएम है, वरना एसएचएम नहीं है। बात समझ आ गई। तो एसएचएम को प्रूव करने को कैसे करना है अभी प्रैक्टिकली देखेंगे। हालांकि हमारे कोर्स में 1 या 2 ही एग्जाम्पल होते हैं, ज़्यादा नहीं करने होते, वरना बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें क्वेश्चन होता है प्रूव दैट इट इज एसएचएम। तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हमें प्रूव करना होता है रीस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर तुमने एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स प्रूव कर दिया तो तुम कह सकते हो इट इज इन एसएचएम, ठीक है। एक बार तुमने एसएचएम प्रूव कर दिया, उसके बाद टाइम पीरियड का वो फॉर्मूला होता है जो भी हमने किया है, 2 पाई रूट m बाय के। आगे बात समझे। अब ऑसिलेशंस 2 तरह की होती हैं, ये ज़्यादा नॉलेज वाली बात ही है, इसमें काम हमारे थोड़ी सी आएंगी इनमें से, मैं जस्ट नॉलेज के लिए कुछ 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ। 2 तरह की ऑसिलेशंस होती हैं, एक हमारी हो सकती है लीनियर ऑसिलेशन या लीनियर एसएचएम। एसएचएम वर्ड का मतलब ऑसिलेशन ही होता है, अब तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो एक होते हैं लीनियर एसएचएम, एक हो सकती है एंगुलर एसएचएम या रोटेशनल एसएचएम, या इसका एक नाम होता है टॉर्शनल एसएचएम, जहाँ रोटेशन जैसी कोई चीज़ आ गई, बताऊंगा मीनिंग भी इनके, ठीक है। तो 2 तरह की बातें हो सकती हैं, लीनियर एसएचएम जहाँ पार्टिकल एक लाइन में मूव कर रहा है, बस एक लाइन में ऑसिलेट कर रहा है ना। स्प्रिंग मास सिस्टम एक लाइन में ऑसिलेट करेगा इस तरह से, तो इस तरह से लीनियर ऑसिलेशन होती है। एंगुलर का एग्जांपल पेंडुलम हो सकता है। पेंडुलम को हम थोड़ा सा अगर वो करें, क्या कहते हैं, राउंड ऑफ करें तो लीनियर की तरह ले लेते हैं, बट टेक्निकली देखो तो ये लीनियर थोड़ी है, एंगल पे चल रहा है ये एक एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल है पेंडुलम। पता लग रहा है एंगुलर क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि क्या ये स्ट्रेट लाइन है जिसपे ऑसिलेट कर रहा है, ये तो ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। लीनियर क्या होगा, जैसे एक स्प्रिंग से अटैच मास है, हल्का सा खींच के छोड़ दो, ऐसे ऐसे होता रहेगा, या कोई मॉलिक्यूल है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, वो लीनियर एक लाइन में ऑसिलेट कर रहा है। टॉर्शनल, टॉर्शनल ठीक है। रोटेशनल के अंदर कुछ इस तरह की चीजें मान लो, ये तो होता है सिंपल पेंडुलम, अभी बताऊंगा सिंपल पेंडुलम के बारे में बात करेंगे। एंगुलर का एग्जांपल सिंपल पेंडुलम होता है, ठीक है। रोटेशनल के अंदर कोई ऐसी चीज मान लो, एक रॉड है, रॉड को मैंने हिला के छोड़ दिया, रॉड मूव कर रही है ना, वो रोटेशन में आ जाती है, रोटेशनल पेंडुलम, ठीक है। टॉर्शनल पेंडुलम एक इस तरह का पेंडुलम होगा। टॉर्शनल पेंडुलम हमारे कोर्स में वैसे है नहीं, हमें करना कुछ नहीं है इसमें, बस जस्ट बता रहा हूँ एक नॉलेज के लिए बात। जस्ट इमेजिन करो सिचुएशन, एक तो होता है पेंडुलम ऐसे ऐसे जो मूव करता है ना, वो तो नॉर्मल पेंडुलम वाली बात हो गई। ऐसा भी हो सकता है, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं उसको, कोनिकल पेंडुलम, वो कोन बनाता है उसके ऊपर, है ना, कोन बनेगा ना उसका अगर तुम पूरी वो देखोगे तो, ठीक है, वो भी हो सकता है, वो भी एंगुलर की टर्म्स में ही काउंट होगा, इसी कैटेगरी में आएगा। टॉर्शनल क्या होता है, मान लो जैसे एक स्ट्रिंग है, वायर, उससे एक कोई भी ऑब्जेक्ट अटैच्ड है, तुमने उसको ऐसे ना ऑसिलेट करा के, तुमने उसको ना ऐसे गोल घुमा के छोड़ दिया, वो ऐसे ऐसे हो रहा है, होता है कि नहीं होता, कई चीज़ें ऐसे ऐसे होती रहती हैं, इसको बोलते हैं टॉर्शनल पेंडुलम, हाँ भाई। एग्जाम्पल अब तुम्हें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। इफ इट इज अ लीनियर एसएचएम, हमें प्रूव करना होता है फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है ना, फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स,
है ना, और कंपेयर करके के निकल जाता है, वो सब एक्चुअल प्रॉब्लम में देखेंगे कैसे क्या निकलेगा, ये करना होता है। और इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट एम बाई के, जो हमने अभी भी थोड़ी देर पहले डराइव किया था। अगर ये लीनियर ऑसिलेशन है तो उसमें तो आएगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर वो इनमें से कोई भी है, एंगुलर, रोटेशनल, टॉर्शनल, ये सारे रोटेशन के चैप्टर हो गए एक तरह से देखा जाए। तो रोटेशन के अंदर इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट फोर्स प्रोपोर्शनल टू थीटा, तुम बोलोगे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमें स्टोरी को चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स नहीं होगी, तुम बोलोगे टॉर्क प्रोपोर्शनल टू थीटा। फोर्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंगुलर में क्या होता है, टॉर्क। और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो टॉर्क प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा, यहाँ पे ये किया जाएगा फिर। तो अगर तुम एंगुलर की तरह या इस तरीके से ट्रीट करोगे तो तुम्हें टॉर्क लेनी पड़ेगी फोर्स की जगह, एक्स या थीटा लेना पड़ेगा, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय के। क्योंकि जब सब चीज़ें कन्वर्ट होंगी तो मास भी तो फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से कन्वर्ट होगा, मास का भी तो कॉरस्पॉन्डिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। याद आया किसी को मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या कर दो बंद। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? रोटेशनल लॉग ऑफ मास, तो मास की जगह मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। ठीक है कि नहीं समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? इनर्शिया एनर्जी इन एसेशन, एनर्जी इन एसेशन, ठीक है जी। दो तरह की एनर्जी होती है जिन्हें तुम बचपन से जानते हो, एक का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरे का नाम होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे कोई प्रेशर एनर्जी ऐसी कुछ नहीं होती, वही कॉमन दो तरह की एनर्जीज, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो भैया काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो हाफ एम वी स्क्वायर होती है। अबे होती है कि नहीं होती? तो इसमें तुम हाफ एम और वेलोसिटी की वो वैल्यू जो हमने सॉल्व की थी थोड़ी देर पहले, अगर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, वेलोसिटी की वैल्यू थी प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमने वेलोसिटी अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, है ना। तो हाफ एम इंटू वी स्क्वायर, स्क्वायर करके ये आ जाएगा, रूट हट जाएगा ना इसका, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर तो ये हो जाएगा। आ रही बात समझे? तो ये तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आ गया, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल सिंपल है, वेलोसिटी की सॉल्ट वैल्यू पुट करिए बस, और कुछ नहीं करा। इसको तुम चाहो तो डिस्कस भी कर सकते हो एट मीन, मीन जहाँ पे एक्स जीरो होता है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है मीन पोजीशन पे, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। यानी मीन पोजीशन पे पार्टिकल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से जाता है। बिल्कुल सिंपल रीजन है, जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी, है ना, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट मीन पोजीशन। जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे जहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है वहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, क्योंकि एक्स की वैल्यू ए पुट कर दोगे तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, मीन पोजीशन पे पार्टिकल क्रॉसेस विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। रुकता है ना एक मोमेंट के लिए, रुकता है फिर वापस आता है। पीछे से इतना नहीं दिख रहा, आगे आके बैठो ना। अरे ठंडी लगती है? अच्छा फिर ठीक, मुझे तो आगे भी ठंडी नहीं लग रही। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मीन पोजीशन पे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम्हें याद है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती थी, याद है? अभी डेरिवेशन वरना दोबारा कर लेंगे। वर्क पावर एनर्जी के अंदर होता था इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, वरना इसको दोबारा से डेराइव किया जा सकता है हाफ के एक्स स्क्वायर को,
अभी कर लेंगे दोबारा से, वैसे जरूरी नहीं होता कि हम इस डेरिवेशन का पार्ट माने उसको। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। अभी अभी पिछले टॉपिक में के की वैल्यू हमने एम ओमेगा स्क्वायर प्रूव की थी, 2π√m/k वगैरह, वो सारे इसी से तो आए थे। तो पोटेंशियल एनर्जी ये हो गई। इसको भी तुम डिस्कस करना चाहते हो तो एट मीन जहां पे डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है वहां पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है, और जबकि एक्सट्रीम पे x की वैल्यू a के बराबर है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो गई है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। यानी पार्टिकल की मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, और बाकी सारे टाइम पोटेंशियल काइनेटिक चेंज ओवर होता रहता है। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम काइनेटिक, एक्सट्रीम तक जाते जाते मैक्सिमम पोटेंशियल, देन मैक्सिमम काइनेटिक, मैक्सिमम पोटेंशियल, काइनेटिक पोटेंशियल चेंज ओवर होता रहता है एनर्जी का। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। ठीक है जी। तो टोटल एनर्जी का अगर तुम बात करोगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, दोनों के पास है हाफ m ओमेगा स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये तुम्हारी टोटल एनर्जी है। तो अब अगर तुम इसको और दोबारा से देखो तो एक्सट्रीम पोजीशन पे द एंटायर एनर्जी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है। मीन पोजीशन पे सारी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है ना। तो यहाँ की टोटल एनर्जी दिस प्लस दिस टोटल, यहाँ पे दिस प्लस दिस टोटल एनर्जी कंजर्व है। पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल चेंज ओवर हो रहा है, टोटल एनर्जी कंजर्व है। ग्राफ्स फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये था ना एक्सप्रेशन। इसका ग्राफ वैसे मुझे लग रहा है वर्क पावर एनर्जी में भी होता था। F इज इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है, याद आया कुछ? फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो जिस टाइम F की वैल्यू पॉजिटिव है x नेगेटिव हो जाएगा और टोटल एनर्जी नेगेटिव में चली जाएगी, माइनस में। जिस टाइम x नेगेटिव है तो फिर x नेगेटिव होने से F और x पॉजिटिव में आ जाएंगे, F इक्वल टू माइनस के x के हिसाब से। तो ऐसे होता है ग्राफ। इस ग्राफ का एरिया ऑफ दिस ग्राफ गिव्स वर्क डन। एरिया ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन या काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन भी हो जाता है यहाँ से। एरिया ऑफ दिस ग्राफ गिव्स यू वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्राफ का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ट्राइंगल है ना, तो हाफ के एक्स का डेरिवेशन भी हो जाएगा। ये हाफ बेस पे क्या है? बेस तुम्हारी एक्स की वैल्यू है और ये एफ की वैल्यू है, हाइट एफ की वैल्यू है। एफ की वैल्यू को के एक्स या माइनस के एक्स जो मर्जी पुट कर दो, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ये पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन ऐसे भी किया जा सकता है एरिया अंडर द ग्राफ से। एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स का ग्राफ, इस ग्राफ का किसी भी एक्सिस पे एरिया, किसी भी क्वाड्रेंट में एरिया जो होता है वो वर्क डन या एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, पोटेंशियल एनर्जी। तो एक एक्सिस पे वैल्यू एक्स है और एक एक्सिस पे वैल्यू फोर्स है। तो फोर्स की वैल्यू तो माइनस के एक्स या मैग्नीट्यूड वाइज खाली के एक्स भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं है उसमें। ग्राफ तुम्हारा अगर तुम्हें याद हो, ये सबको याद होगा मुझे लगता है, एनर्जी का ग्राफ एक ऐसे और एक ऐसे, याद है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ, ये मीन पोजीशन है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये इसका नेगेटिव एक्सट्रीम है, ये ऊपर एनर्जी है।
मतलब पूरा एनर्जी है ग्राफ। तो इसमें से एक ग्राफ पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, काइनेटिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। याद आया कुछ? ऐसा कभी पढ़ा हो जिंदगी में? नहीं आया? दैट स्ट्रेंज। वर्क पावर एनर्जी में भी था ये ग्राफ, एनर्जी कंजर्वेशन का ग्राफ। काइनेटिक कौन सी है, पोटेंशियल कौन सी है इसमें से मुमताज? काइनेटिक एनर्जी, एक ग्राफ काइनेटिक का है और एक ग्राफ पोटेंशियल का है। कौन सा काइनेटिक, कौन सा पोटेंशियल? ये वाला काइनेटिक का है। और ये वाला काइनेटिक का है। वो कैसे? मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। काइनेटिक मीन पे मैक्सिमम होती है, एक्सट्रीम पे जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे जीरो होती है, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होती है। और टोटल एनर्जी का गैप कांस्टेंट है दोनों के लिए। टोटल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है ना? ये तुम ऐसे एक्सटेंड करके भी बना सकते हो, बड़ा ऐसे कई जगह ऐसे भी दिखा देते हैं, है ना? ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है तो ऑसिलेशंस, तो ऐसे दिखा दो। एक एक ही दिखाना वैसे बेटर होता है, ठीक है ना? पता लगा लेकिन कौन सा काइनेटिक कौन सा मैक्सिमम कैसे देखा हमने? इस ग्राफ को अगर तुम देखोगे तो इस ग्राफ में दो पॉइंट्स ऐसे हैं, एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, जहां पे ये दो ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं, है ना? यानी ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं वेयर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल, बोथ द ग्राफ्स आर कटिंग। तो कैन वी फाइंड दीज टू पॉइंट्स? क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स वेयर काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर इक्वल। वेरी गुड, कर दे फिर। तो फाइंड द पॉइंट्स वेयर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर इक्वल। तो जितने समझदार लोग हैं, हाँ, एंड काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट गया तो 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और x की वैल्यू इज प्लस माइनस ए बाय रूट टू, यानी कि प्लस ए बाय रूट टू और माइनस ए बाय रूट टू आर द टू पोजिशंस जहां पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। प्लस ए बाय रूट टू माइनस ए बाय रूट टू, ठीक है? ये दो पोजीशंस हैं जहां काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर। तो ये क्वेश्चन क्या था? हमें टाइम पीरियड 2 मिनट लगेंगे, रुक जा। टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, और क्या दे रखा है? एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर, टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स, एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर्स, बस ये दो चीजें दे रखी है ना। और क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा एनर्जी निकल गई किसी से? यहाँ पे एक डेटा मिसिंग है, मास ऑफ द पार्टिकल। मास ऑफ द पार्टिकल 50 ग्राम ले लो क्वेश्चन में, चलो कर लेते हैं, ठीक है? तो फाइंड, क्या था पहला क्वेश्चन? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इज प्लस माइनस ए ओमेगा, डायरेक्टली यूज किया जा सकता है इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला। मैक्सिमम वेलोसिटी प्लस माइनस ए ओमेगा, और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, तो 2 पाई बाय टी हमें दे रखा है 2 सेकेंड्स। तो यूनिट की बात करें, बता रहा हूं, यहां देख लो, लिख लो तो बेटर रहता है यूनिट हमेशा। और ये चीज भी देख लेते हैं कि हम ऐसा यूनिट में यूज करें चीजें, ठीक है? तो ओमेगा इज पाई रेडियन पर सेकेंड, ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो वेलोसिटी इज प्लस माइनस ए ओमेगा, जहां पे ए 10 सेंटीमीटर लोगे, ये क्या करोगे? अगर तुम ए को 10 सेंटीमीटर लेते हो तो तुम्हारा आंसर आएगा 10 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर सकते हो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर यूनिट तुम्हें अकॉर्डिंगली लिखनी पड़ेगी, तुमने कन्वर्ट नहीं किया है। एक्चुअली ऐसा यूनिट होती है डिस्टेंस की मीटर, या तो मीटर में करके चलो, ठीक है ना? तो मीटर में करके चलोगे तो आंसर भी मीटर पर सेकंड में आएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि ओमेगा एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तुम इसको सेंटीमीटर में भी लोगे तो आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में, लेकिन यूनिट ठीक होनी चाहिए। अगर तुम यूज वो कर रहे हो और लिख रहे हो मीटर पर सेकंड तो वो भी गलत माना जाता है, फिर नंबर कट जाते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन होता है, वही एक नंबर कट जाएगा इस चीज का। अरे आ रहा हूँ यार, एक मिनट, इस क्वेश्चन में इसमें तो एक्स की जरूरत ही नहीं है, इसमें एक्स जीरो थोड़ी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा होती है। हाँ मतलब मीन पे एक्स जीरो होता है। ओके ओके, सुन लो,
क्योंकि ये सब बातें ना हमें याद भी रखनी होती हैं कि पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी मीन पोजीशन पे होती है, और मीन पोजीशन का मतलब होता है x0। तो अगर तुम प्रॉपर वो फॉर्मूला लगा रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मीन पोजीशन पे x0 लेना है तो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, वरना मैक्सिमम वेलोसिटी अलग से भी याद रखी जा सकती थी ओमेगा, जो मीन पोजीशन पे होती है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था? वेलोसिटी एट x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब ये है क्वेश्चन, देखो वेलोसिटी एट ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट x होती है। शिवांग तो एक काम कर, तो चला ही जा, तो बात ही करे जा रहा है, तो फायदा तो कुछ है नहीं तेरा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी एट x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो क्या करेंगे? वेलोसिटी इज प्लस माइनस ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यूज कर लेंगे इस बार, ठीक है ना। पहले में भी यूज कर सकते थे, बट वहां पता होना चाहिए था तुम्हें कि x0 लेना है। सेकेंड क्वेश्चन में प्लस माइनस पाई a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब यहाँ देखो मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, अगर मैंने नहीं किया है तो मेरा आंसर भी सेंटीमीटर पर सेकंड में रहेगा फिर, ठीक है। तो ये फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, क्योंकि तुम जिस चीज से डील कर रहे हो वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है ओमेगा। अगर तुम याद करो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो फर्क नहीं पड़ेगा सेंटीमीटर भी यूज कर ले तो। हालांकि अगर तुम्हें थोड़ी भी इन चीजों में कंफ्यूजन होती है तो आई ऑलवेज एडवाइज कि ऐसा यूनिट यूज करो, ठीक है ना। फिर इनको मीटर में कन्वर्ट करके और मीटर पुट करोगे और मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो जो भी आया ही है, कितना आ जाएगा? 100 माइनस 36 64, ये तो 8 आ गया, 8 पाई आ गया आंसर। बात समझ आई? थर्ड क्वेश्चन क्या था? क्या? अच्छा, दोनों किसी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट हाफ mv स्क्वायर करो, v तो निकला पड़ा है हाफ। क्या भैया? ओए हाँ 16 है यार, 8 पाई नहीं आया, जो भी आया रूट 84 पाई, मैंने 36 ले लिया उसको। हाफ m। अब देखो सीजीएस में चलना है ऑब्वियसली, अब ये तुमने सीजीएस में निकाला है तो उसको सीजीएस में ही ले लो, है ना। तो फिर तो मास को 50 पुट करो, वेलोसिटी तुम्हारी 10 पाई का स्क्वायर, इतना काइनेटिक एनर्जी, तो आर्ग्स आएगी ये। फिर ऐसा यूनिट सीजीएस में चलोगे तो आर्ग आएगी इसकी यूनिट। तो तुम्हें ये ध्यान रखना है, सीजीएस में चलोगे तो यू हैव टू बी कंपैटिबल विद द सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यू हैव टू चूज द राइट यूनिट इन दैट केस। एनर्जी ये ऐसा यूनिट आर्ग होती है ना, वरना गड़बड़ कर दोगे। यहाँ पे एनर्जी अगर जूल में लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। या तो कन्वर्ट करो ऐसा यूनिट में, है ना। एसआई में कन्वर्ट करने का मतलब सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, मास को केजी में बदलो। तो ऐसा यूनिट में यूज करोगे तो जूल में आंसर आएगा, वरना ये सीजीएस में आंसर आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? अच्छा, इन बोथ केसेस, ये वाली हो तो बोथ केसेस सेम ही हो गए। और अगला तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर होता है, x को 5 पुट करना है बस। सीजीएस में चलोगे तो x को 5 पुट करोगे, वरना अकॉर्डिंगली चेंज करके करोगे। ये तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 5। हमारे पास m भी है, हमारे पास ओमेगा भी है, और x की वैल्यू 5 दे रखी है ना। तो मतलब कहने का ये है कि सिर्फ हमें 2-3 चीजें गिवन थी, बट बहुत सारी चीजें निकल सकती थी, है ना। फिर उसने पूछा काइनेटिक का पोटेंशियल इक्वल कब होते हैं, तो वैसे तो हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं कि इक्वल हमेशा a/√2 पे होते हैं, काइनेटिक पोटेंशियल a/√2 पे, वरना इक्वेट करके सॉल्व कर दो, वो तो बात एक ही है, ठीक है ना। a/√2, a क्या था 10, तो 10/√2, और 10/√2 नीचे रूट नहीं छोड़ते, रैशनलाइज करके आंसर दो, तो 0.707, नीचे रूट नहीं छोड़ना चाहिए, छोड़ सकते हो। बहुत है, चलो हैं। तू क्या कह रहा है? देखा, जल्दी छोड़ दिया आज मैंने।